अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये लाहौर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम लाहौर की तारीख़, लाहौर की सकाफ़त और लाहौर के वर्षे से मुताल्लिक़ है। और ये वर्षा पाकिस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का वर्षा है। इस बार हमने चुना है अहाता जहांगीरी को। पहली दो किस्तों में आपने अकबर आज़म के दौर की बनी हुई इमारतों के बारे में जानकारी हासिल की, आगाही हासिल की, लेकिन इस बार हमने अहाता जहांगीरी को मौजू बनाया है। अहाता जहांगीरी यानी ये वो इमारतें हैं जो शहनशाह जहांगीर के दौर में बनी हैं। तो आइए चलते हैं, इन इमारतों की सैर करते हैं, इन्हें देखते हैं और उस दौर के फ़न तामीर से महजूज़ होते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम जावेद साहब, जो क्यूरेटर हैं किला लाहौर के और इसके अलावा पिछले 16 साल से महकमा आसार कदीमा के साथ वाबस्ता हैं। और उनका ये एक तरह से मशगला भी है तारीख़ के बारे में खोज लगाना और आसार कदीमा के मकामात की सैर करना, और फिर यहीं इसी किले में काम करते करते उन्हें इन इमारतों के साथ इतना उन्स हो गया है, इतनी लगावट हो गई है कि आप भी जो है वो सैर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं उनकी तर्ज तामीर। और अहाता जहांगीरी के बारे में उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइए, अहाता जहांगीरी इसमें काफ़ी इमारतें हैं और अकबर के बाद लाहौर में जो तामीरात हुई वो जहांगीर के दौर में हुई, और इनकी क्या तफसील है और क्या खसूसियात हैं इनकी? असल में लाहौर का जो स्टेटस है ना, ड्यूरिंग मुग़ल टाइम लाहौर वाज द प्रोविंशियल हेडक्वार्टर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। तो अकबर ने कॉन्टीन्यूसली इसको सेंट्रल कैपिटल डिक्लेयर किया 1586 से लेकर 1600 तक। तो उस वक़्त अकबर बादशाह जो एम्परर अकबर थे वो लाहौर में ही उनका क़याम था, और राजा भगवान दास हु वाज द गवर्नर ऑफ लाहौर, उसकी हवेली में इनका क़याम था। इसके बाद फिर सेंट्रल कैपिटल दिल्ली और आगरा में आना जाना इनका रहता था। ये जो एडिशन है जहांगीर क्वाड्रेंगल जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये जहांगीर के दौर में इसका ज़ाहिर है अकबर ने अपने दौर में एक्सटेंशन की, जहांगीर ने अपने दौर में इसको किया, तामीरात की यहाँ पे। हाँ, शाहजहां ने अपने दौर में इसको किया, औरंगज़ेब ने अपने दौर में बिल्डिंग्स, मस्जिदें, किले जो भी उसके पीरियड में हुआ वो नज़र आता है हमें। तो ये पर्टिकुलर जगह जो जहांगीर क्वाड्रेंगल कहलाती है, इसमें आप देखें कि अकबर के दौर में रेड सैंडस्टोन का जो इस्तेमाल है इंडिया और पाकिस्तान के अमारात में वो बहुत ज़्यादा था। रेड संगे सुर्ख रेड सैंडस्टोन, सिलिका स्टोन भी इसको कहते हैं, सिलिका सैंडस्टोन। तो इसमें जहांगीर क्वाड्रेंगल में आपको अकबर और शाहजहां का एक ब्लेंड नज़र आएगा कि रेड सैंडस्टोन भी है ये रेड कॉरिडोर्स में ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे, ये गेस्ट रूम थे उस पीरियड के। अच्छा। और इसमें सब इमारतों के छज्जे जो हैं वो संगे सुर्ख से बने हुए हैं, ईव जो है संगे सुर्ख से हैं, और प्लस इसमें ये जो एरिया है फाउंटेन्स का, ये सारा देखिए मार्बल का है, ये मिक्स आपको नज़र आएगा। अदरवाइज आप अकबर के पीरियड में देखें तो टोटली वो रेड सैंडस्टोन है, और शाहजहां के दौर में मोस्टली मार्बल का काम है। ये ब्लेंड है दोनों का ना, रेड सैंडस्टोन का और वाइट मार्बल का। यानी अकबर का असर भी है और जहांगीर के बाद शाहजहां का असर भी कहीं कहीं नजर आता है। वो कंटिन्यूस जो एक फ्लो नज़र आ रहा है आर्किटेक्चर के अंदर, वो इसमें आपको एक नज़र आएगा, आमेजिश नज़र आएगी। तो ये जो जगह जिस पे हम बैठे हो दैट वाज द फाउंटेन एरिया, और फाउंटेन्स ओरिजिनली 400 years बिफोर दे वर्क विद द हाइड्रोलिक प्रेशर, फ्लूइड मैकेनिज्म। फ्लूइड मैकेनिस्ट होते थे, बड़े बड़े ये इंजीनियर होते थे इस चीज़ के कि इसको फाउंटेन्स को कैसे चलाया जाए। इसमें आप देखें कि किले की जो बाउंड्री वाल्स हैं या जो अंदर इंटीरियर वाल्स हैं, इसके अंदर एक्वाडक्ट्स होते थे। एक्वाडक्ट्स छोटी छोटी नहरें बनी हुई हैं, छोटी नालियाँ होती थी, नहरें होती थी, जिनसे पानी फ्लो जहाँ से उतारना होता था पानी को फ्लो कर लेते। जहांगीर जो मकबरा है उसके अंदर भी है, नूरजहां के मकबरे के अंदर भी, शालामार बाग में भी, शालामार में भी ज़ाहिर है फाउंटेन्स और कैनाल्स और सारा कुछ सिस्टम। तो वाटर रनिंग के लिए ये एक्वाडक्ट जो है तो वो ज़रूरी थे। तो इसमें एक्वाडक्ट से पानी नीचे आता था, एक फ्लूइड, एक साइफन बनता था, प्रेशर बनता था, जिससे ये फाउंटेन फिर उस प्रेशर के तहत चलते थे 400 साल पहले। सर ये बताइए कि ये जो पीछे हमारे ख्वाबगाह जहांगीर की ख्वाबगाह है, या स्लीपिंग चैम्बर आप जहांगीर भी इसे कहते हैं,
क्या खुसूसियत है इस इमारत की? इसमें आप देखेंगे एक तो इनका जो आर्किटेक्चर है वो बेस्ड ऑन बीम एंड ब्रैकेट प्रिंसिपल, कि जितनी छतें हैं वो वॉल्टेड शेप में आपको ऐसे नजर आएंगी, ऐसे बनी हो, स्ट्रेट नहीं है बन सकती, ना स्ट्रेट वो डेड लोड उठा सकती है बिल्डिंग। तो सारी जितनी ये डेड कॉरिडोर और ये स्लीपिंग चैम्बर और दीवाने ख़ास सामने वाला अकबर का, ये सारी चीज़ें जो है ना ये वॉल्टेड शेप में है। प्लस इसके अंदर एक मुग़ल इस्लामिक ब्लेंड नज़र आता है, आपको मुग़ल आर्किटेक्चर नज़र आता है। नो डाउट कि मुग़ल आर्किटेक्चर वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स द अमेलगमेशन ऑफ सेंट्रल एशियन स्टाइल एंड पर्शियन एंड इंडियन। अच्छा, तीन स्टाइल यहाँ पे नज़र आते हैं, तैमूरिद जिसको हम सेंट्रल एशियन कहते हैं, और पर्शियन, और इसमें ये इंडियन एक कंटेंट जो है ना वो तीनों का ये मिक्सचर है मुग़ल आर्किटेक्चर। ये एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है कि जी, क्योंकि ये तीनों जो है मुस्लिम जो डायनास्टीज़ हैं, पर्शियन, टर्किश और इंडियन, इनका एक जो है ना वो। अच्छा सर, जहांगीर जो एम्परर जहांगीर या शहनशाह जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक शहनशाह रहे, जब तक वो फौत हुए उस वक्त तक। तो लाहौर में उनका अरसा कितना था और इस दौरान में उनका कंट्रीब्यूशन लाहौर के कल्चर को क्या था, लाहौर की सकाफत को क्या था? देखिए, लाहौर, मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि लाहौर वाज अ प्रोविंशियल कैपिटल, नॉट अ सेंट्रल कैपिटल। तो लाहौर में जहांगीर के रेफरेंस से अगर आप पूछें तो जहांगीर के लिए लाहौर बड़ा एक फेवरेट सिटी था, मोर देन दिल्ली एंड आगरा, कि जहाँ दैट इज़ वाई ही इज़ बरीड एट लाहौर। इसका जो बाग है जिसमें ये बाग दिलकुशा भी बोलते हैं, उसको बाग दिलामेज भी बोलते हैं, ये नूरजहां का और जहांगीर का एक फेवरेट गार्डन था। और दैट गार्डन वाज नोन एज मॉर्नफुल गार्डन, मातमी बाग इसको कहते थे, कि इसके अंदर उदासी, सोग, हिजर और ये फीलिंग जो है ना गम की, वो ज़्यादा इसमें फीलिंग होती थी। और जहांगीर ने अपनी ज़िंदगी में ही कह दिया था कि मुझे इधर इस जगह लाहौर में दफन किया जाए। और ये हालांकि पूरा इंटायर इंडिया उस वक्त, अभी के 4 मुल्क बनते हैं, मतलब कि आधा अफगानिस्तान, इंडिया पूरा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरी स्टेट थी एक। तो इसमें से एक शहर के अंदर, एक गार्डन के अंदर अपने आप को वसीयत करना कि जी मुझे उधर दफन करना, उसके बाद मेरा मकबरा इधर बनना। गो कि मकबरा नूरजहां ने ही अपनी सुपरविजन में, अपनी हयात में बनवाए दोनों मकबरे जो हैं। अच्छा साहब, एक और जो मालूमात में इजाफा कीजिए नाजरीन के, कि जो सहदरा है ये क्या है और ये किस तरीके से अकबर की जो मजहबी पॉलिसी और रवादारी का जो उसने नज़रिया दिया था उसके साथ मुताबिकत रखता है? सहदरा कौन सा, ये जो पीछे बना हुआ है? जी बिल्कुल, जिसके अंदर वो क्रिश्चियन फादर्स की कुछ, जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में जो अकबर का जो पीरियड है, ही रूल्ड फॉर 50 ईयर्स, हिज ग्रैंडफादर बाबर रूल्ड फॉर 5 ईयर, हुमायूं आल्सो रूल्ड फॉर 5 और 6 ईयर, शेर शाह सूरी इन हो गया। तो अकबर का जो पीरियड है 50 साल का, उसने अपने दौर में एक ऐसी इंटरफेथ और इंटरफेथ हारमनी एक डेवलप की थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कि जितने मरहटे, ये सिख और गोरखे और जितने राइवल फोर्सेस थे ना, मतलब कि जो रेबिलियन, उनको उसने इकट्ठा किया कि बजाय इसके मैं इनसे लड़ता रहूं और इनसे मुख्तलिफ किस्म के टैक्स वसूल करूँ, इनसे मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। इवन ही आल्सो मैरिड टू सम हिंदू एंड बुद्धिस्ट गर्ल्स टू कोऑर्डिनेट अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इसी सुलह कुल की पॉलिसी की बदौलत उसने जो एक दीन इलाही इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके ऊपर बहुत से हिस्टोरियन ने उसकी तनकीद भी किया है और बहुत से हिस्टोरियन ने उसको अप्रिशिएट भी किया है कि दैट वाज द नीड ऑफ द टाइम। वो एक रिलीजन नहीं था, दैट वाज अ पॉलिटिकल कोड, कि उसको कंसोलिडेट करने में, मुगल डायनेस्टी को कंसोलिडेट करने में किस तरह तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं, पर्टिकुलरली द रिलीजियस मतलब के कम्युनिटीज़, उनको साथ लेकर चलने की। तो उसमें वो अकबर बादशाह कामयाब हुआ और दैट इज़ वाई उसने ही रूल्ड ओवर फॉर 50 ईयर्स और ही वाज नोन इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री एज अकबर द ग्रेट। अच्छा, तो सहदरा की तरफ आते हैं कि सहदरा जहांगीर के दौर की इमारत है, ये पीछे जो बिल्कुल हमारे नज़र आ रहा, और इस साइड पे भी था दो। अच्छा, यानी मुगलों की ये भी है कि अगर एक साइड पे एक, हाँ, प्रोपोर्शन, मुगल आर्किटेक्चर में सिमेट्री, प्रोपोर्शन और उसकी जो ग्रेस है, तवाज़न है, वो उसमें नजर आता है। अच्छा, तो ये सहदरे में आपको चर्च की सी फिजा महसूस होती है, जैसे कोई कलीसा था। तो क्या ये जहांगीर ने जो अकबर की मजहबी रवादारी की पॉलिसी है, नज़रियात हैं,
उनको अपने दौर में भी जारी रखा था। मुगल दौर में पर्टिकुलरली द 3 एम्परर्स अकबर, जहांगीर और शाहजहां, उसमें वो कंटिन्यूस रही। एक उसमें फ़नून लतीफ़ा है, उसमें बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट की डेवलपमेंट और पैट्रनेज था सोसाइटी स्टेट की तरफ से स्पॉन्सर्ड कि फ़नून लतीफ़ा को किस तरह प्रमोट किया जाए, उसका मसलन कि उसकी जो करने वाले लोग हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिजन्स हैं, तो उनको उनकी वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए। और ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक लिबरल और एक सेकुलर अप्रोच थी जिसका आगाज़ अकबर ने किया। आप जहांगीर क्वाड्रेंगल में बैठे हैं, आप देखें ईव्स के नीचे सारे रेड सैंडस्टोन के अंदर कुछ लाइन्स हैं, कुछ एलिफेंट्स हैं, कुछ पिकॉक्स हैं, कुछ डिफरेंट एनिमल फिगुरीन्स हैं। इट इज़ प्योरली द ब्लेंड ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। कि आप अगर हिंदू टेम्पल्स और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री देखें, उसमें उसके ईव्स के अंदर आपको इस तरह की फिगुरीन नजर आती हैं। इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर तो ना एनिमल फिगुरीन है ना ह्यूमन फिगुरीन है, उसमें कोई नहीं, ये मिक्सचर। अच्छा, तो बेसमेंट चैम्बर भी जहांगीर ने अपने दौर में बनवाए थे? असल में ये जो सारा एरिया था दैट वाज अ रिवर बेड ओरिजिनली एट द टाइम ऑफ बिफोर अकबर। तो ये इसके नीचे जो 2 बेसमेंट चैम्बर्स हैं, डबल स्टोरी है जो इसके नीचे, वो असल में रिवर बेड को एलिवेट करने के लिए नीचे बनाया कि अगर इसको डेब्रिज डालते नीचे तो मुमकिन है ये कोलैप्स कर जाता ना स्ट्रक्चर। तो उसको एलिवेट करने के लिए उन्होंने नीचे समर पैलेसेस और ग्राउंड डंजियंस बनाए, जो कि दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्किटेक्चर एज वेल एज द मतलब कि फॉर दे यूज फॉर अ लिविंग पर्पस समर पैलेस। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे बड़ा मशहूर है कि यहाँ से ऐसी सुरंगें हैं जो दिल्ली तक जाती हैं, यानी दिल्ली तक जाती हैं। क्या ये हकीकत है या सिर्फ ये अफसाने ही हैं? असल में दिल्ली और लाहौर का फासला 500 किलोमीटर है। अगर आप देखें कि कोई सुरंग नीचे से जा रही है जिसको ना रोशनी है, ना कोई लाइट है, ना कोई ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं, तो आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो 500 किलोमीटर का? आप 200 गज तक जाओगे तो आपको आगे ऑक्सीजन नहीं होगी, आप वैसे ही सफ़र करने के काबिल नहीं रहोगे, तो आप पीछे की तरफ दौड़ोगे। तो आज तक इतनी कल्टीवेशन हुई, ड्रिलिंग हुई इतने इस एरिया में, 500 किलोमीटर का जो एरिया है, आज तक नीचे से कभी कोई सुरंग कभी आपने सुनी हो किसी इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कि जी सुरंग निकल आई है नीचे जो दिल्ली जाती है? तो वो हकीकत है क्या? असल में इसके नीचे बेसमेंट चैम्बर्स हैं, उसके नीचे महल है। हाँ, नीचे पूरा महल है। उसके जो कॉरिडोर्स हैं, उसके जो वरांडाज हैं, वो लोगों को देखने में बाद झरोकों से ऐसे लगते हैं कि दिस इज इट लुक्स लाइक अ टनल, लेकिन जैसे कोई सुरंग जा रही है। जैसे सुरंग, वो सुरंग है नहीं, वो नीचे ही की स्टोरीज हैं और नीचे के कमरे हैं और कॉरिडोर दरवाजे वगैरह लगे हुए हैं, वो देखने में सुरंग ही लगती है बाहर से, बट दीज आर नॉट एक्चुअली द टनल्स। तो आप क्या समझते हैं अकबर के बाद जहांगीर का दौर जो है तामीरात के हवाले से किस लेवल पे आप इसको रेट करते हैं? अकबर का दौर भी जहांगीर के दौर के साथ तकरीबन अगर मैच तो नहीं कर सकते, ही रूल फॉर 50 ईयर्स और इसने तकरीबन जहांगीर ने कोई 22 साल हुकूमत की, लेकिन एक वो जो आर्किटेक्चर का एक फ़्लो था वो वैसे ही चलता रहा। जहांगीर के दौर में बहुत सारी मस्जिदें, बहुत सारे फोर्ट्स और बहुत सारे शराइन्स और इस तरह की जो गार्डन्स हैं बहुत बने। जैसे शाहजहां के दौर में भी वो कंटिन्यू रहा वो ट्रेंड। तो जहांगीर के दौर में मतलब कि ये आर्किटेक्चर का एक बड़ा खूबसूरत आपको एक मुजस्सम पीरियड नज़र आता है कि जैसे मकबरा जहांगीर है दिल्ली में, आगरा और दिल्ली के किले के अंदर जो मसाजिद हैं, ये मोती मस्जिद, दैट वाज एडेड बाय एम्परर जहांगीर। और जहांगीर ने वो ड्रीम को कंप्लीट किया जिसको अकबर ने अधूरा छोड़ दिया था। शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें आगाह किया और क़ारीन भी काफ़ी और नाज़रीन भी काफ़ी इससे महसूस हुए होंगे कि ये जो कहानियाँ बनी हुई हैं कि यहाँ पे सुरंगें हैं जो दिल्ली तक जाती हैं, जो मकबरा जहांगीर तक जाती हैं, ये सिर्फ कहानियाँ ही हैं, हकीकत से इनका ताल्लुक़ नहीं है। अभी और लोगों से भी बातें करते हैं, फिर कहीं प्रोग्राम जाके ख़त्म होगा। बहुत इस पे स्टोरीज लिखी गई हैं और बहुत इस पे लिटरेचर है, तो आई थिंक इट इज़ ट्रू एंड आई वुड लव टू नो कि ये रियल है कि नहीं है, बिकॉज मतलब इट रियली इंस्पायर्स अस के मतलब। शहनशाह जहांगीर के दौर की बनी हुई इमारतें तो हमने देखी हैं। अब इन इमारतों के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राव जावेद साहब। राव जावेद साहब से पूछें कि राव साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? बताइए क्या कहानियाँ हैं जहांगीर की इस अहाते के बारे में? जी बिल्कुल, ये अहाता जहाँ हम खड़े हैं ये अहाता जहांगीरी है और इसके साथ ही जो है वो ख्वाबगाह जहांगीरी है, जहाँ जहांगीर जो है वो आराम फरमाते थे और सोते थे। तो इस जगह के बारे में ये है कि इसकी जो नीचे की इमारत है जिसको हम तह खाने बोलते हैं, वो तमाम इमारत अकबर के दौर में तामीर की गई
और ये इमारत जो है वो अभी तामीर का सिलसिला जारी था कि अकबर की वफ़ात हो गई और उसके बाद नूरुद्दीन जहांगीर जो हैं वो तख्त नशीन हुए। तो उन्होंने अपने दौर में जो इमारत तामीर करवाई उनमें ये इमारत एक अहम इमारत है। और ये ऊपर की मंजिल जो हमें नज़र आ रही है, ये जिसको हम ख्वाबगाह के नाम से जो है वो बताते हैं, उसके साथ ही 2 सह दरिया हैं दाएं और बाएं। तो जो लेफ़्ट साइड की है वो जो हमारे अकब में है वो मौजूद है, और जो इसके पीछे थी इसके साथ वो जो है वो सिख दौर में ख़त्म हो चुकी है। तो ये इमारत जो है वो जहांगीर ने अपने दौर में बनवाई, और किले की बहुत सारी इमारत नई भी बनवाई, और जो अकबर के दौर में बन गई थी उनको असर नो तामीर करवाया। तो नीचे जो कमरे हैं इनमें हरम की ख़वातीन रहती थी, जिनके बारे में मुख्तलिफ़ तज़किरों में जो तकरीबन तादाद मिलती है वो 4000 के करीब है। तो नीचे ये सारा जो जहाँ हम खड़े हैं ये नीचे बेसमेंट तमाम पूरा एक महल है, पूरा एक जो है वो हरम सरा है पूरा। तो अब उसको जो है वो सिक्योरिटी की वजह से बंद कर दिया गया है, लेकिन अब वो सारे जो हैं कमरे मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये सैदरी, जैसे हमारे पीछे बिल्कुल सैदरा भी से कहते हैं, ये अकबर की मजहबी पॉलिसी जो है, नज़रियात उनकी अक्कासी करती थी। कोई किसी किताब में पढ़ा कि जहांगीर ने भी इससे वही उसी मजहबी पॉलिसी को आगे जारी रखा? जी, बल्कि जारी नहीं रखा, बल्कि जब जहांगीर शहज़ादे थे तो उस वक़्त से ही अपने बाप की जो एक मजहबी रवादारी की पॉलिसी थी उनका उन पे बड़ा असर था। और जो हमें पहला चर्च मिलता है कि लाहौर में जो पहला चर्च बना वो भी किले के करीब जो है उसकी तामीर का पता चलता है, और उसकी जो रस्म इफ्तिताह थी उसमें हमें जहांगीर का ही पता चलता है कि जहांगीर ने शिरकत की थी, और कंदीलें जो हैं वो बतौर गिफ्ट जो हैं वो चर्च को दी थी। तो इनकी शख्सियत पे, मसीहियत का ख़ास तौर पे जो है जहांगीर की शख्सियत पे बड़ा असर था। इनकी बीवियां जो हैं वो भी मसीही हैं, और हमें तज़किरों में इनका ज़िक्र मिलता है। और ख़ास तौर पे ये भी पता चलता है कि इन्होंने कुछ अरसे के लिए सलीब जो थी वो भी गले में लटका ली थी, और कहा यह भी जाता था कि इन्होंने मसीहियत जो है वो कबूल कर ली है। और उसका असर ये है कि हमारे जो अकब में जो सैदरा इसको 3 दरवाज़ों की वजह से, इसके 3 दरवाज़ों की, जिस तरह से 8 दरवाज़ों की वजह से, और 12 दरी जो है वो 12 दरवाज़ों की निस्बत से कहलाती है। तो इस तरह से अच्छा, तो ये नूरुद्दीन जहांगीर वही शहनशाह हिंद हैं जो जवानी में शहज़ादा सलीम थे। तो शहज़ादा सलीम और अनारकली के इश्क के चर्चे भी सुने हैं, जो बाज़ दफ़ा तो यूँ लगता है कि अफसानवी हैं, बाज़ दफ़ा यूँ लगता है कि शायद हकीकत हैं। मुग़ल आज़म फ़िल्म देखें तो यूँ ही लगता है जैसे हकीकत है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कहीं पढ़ा आपने उनके बारे में? चुनवाए जाने का वाक़या, और ये देखें तो वो टोटल एक अफसाना है, उसका तारीख़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बहरहाल अनारकली का जो मकबरा है, बाग था अनारकली का, उसका हमें मुख्तलिफ़ किताबों में तज़किरों में ज़िक्र मिलता है। और दाराशको ने हज़रत मियाँ मीर के जो 30 मुकामात लाहौर में लिखे हैं उनकी इबादत के, तो उनमें अनारकली बाग का ज़िक्र किया है। तो उससे पता चलता है कि क्योंकि शहज़ादा दाराशको वो शाहजहां के बेटे थे, तो ये मतलब उस फैमिली से थे, तो उन्होंने इस बाग का और मकबरे का ज़िक्र किया है। लेकिन जो कतबा लगा हुआ है उस मकबरे पे उसमें भी अनारकली का नाम है, और उससे ये भी पता चलता है कि वो जहांगीर की जो है वो उनसे बड़ी वाबस्तगी थी, और वो मकबरे को देख के भी अंदाज़ा होता है। लेकिन जो दीवार वाला वाक़या और ये सारा, ये एक ड्रामाई और अफसानवी वाक़या, तारीख़ से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, लेकिन ये कि वो वाक़या भी अगर हुआ है तो इन्हीं इलाकों में हुआ होगा, इसी जगह पे हुआ, अहाता जहांगीरी में हो सकता है, या ये सामने अकबरी महल हैं सारे उनके? अहाता जहांगीरी में नहीं, क्योंकि जिस वक़्त जहांगीर शहज़ादा सलीम थे तो ये उस वक़्त के वाक़यात थे, तो उस वक़्त ये जगह जो है वो उनके नाम से मंसूब नहीं थी। ये अहाता और ये ख्वाबगाह, ये वो जिस वक़्त तख्त नशीन हुए हैं तो उसके बाद उन्होंने ये जगह डेवलप की। वो हो सकता है कि इसी जगह पे हो या इर्द गिर्द कोई भी जगह हो, लेकिन हम उस जगह को डिक्लेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, एक और भी है कि यहाँ से सुरंगें बड़ी जाती हैं, वो भी अहाता जहांगीरी के अंदर से कुछ बेसमेंट्स ऐसी हैं कि जिनकी तरफ जाते हैं तो एक तासुर फैल जाता है कि सुरंगें हैं बहुत ज़्यादा यहाँ जो दिल्ली तक जाती हैं। लेकिन आपकी रिसर्च, आपकी जो तहकीक है वो क्या कहती है? कोई रेफरेंस है तारीख़ में इस हवाले से? जी बिल्कुल, रेफरेंस मिलते हैं हमें कि मुख्तलिफ जब जिस वक़्त लाहौर पे हमले हुए हैं और किले पे जो है वो मुहासरा कर लिया गया, तो उसके बाद हमें सिवाय उन वाक़यात के कि जो
एक अंदरूनी साजिश के तहत अगर किसी को, अमीर को या किसी शख्स को हलाक किया गया, वो तो किले में हमें वाक़यात मिलते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई पता नहीं चलता कि जब किले पे हमला हुआ, किले को महसूर कर लिया गया और यहाँ से जो है ना वो शहज़ादे या बादशाह, उनको किले के अंदर जो है वो पकड़ा गया हो या उनको मार दिया गया हो। वो हमें निकलते हुए तारीख़ में पता चलता है कि वो यहाँ से निकल चुके हैं। तो इसका मतलब यकीनन, चाहे हम उन जगहों को नहीं ढूंढ सके, और यकीनन नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वो माहिर कारीगरों ने जो वो इमारत बनाई थी उनमें वो रास्ते भी रखे हुए थे जिनसे वो बाहिफाजत जो है वो निकल सकते यानी थे। और उन रास्तों से वाकिफ भी वही लोग होंगे, यानी बादशाह या उसके मसाहिब या करीब तरीन लोग जो हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करीब तरीन शाही ख़ानदान के कुछ अफराद उससे वाकफियत रखते होंगे। और ये बनाने वालों का एक, जिस तरह से हम अगर जिस जगह खड़े हैं अगर नीचे जाएंगे तो उसका पूरी प्लान एक अलग हमें नज़र आएगा। हम महसूस ही नहीं कर सकते कि इसके ऊपर भी कुछ बन सकता है। इसी तरह से नीचे का, उससे नीचे हम ये तीसरी मंजिल पे तकरीबन जो है वो खड़े हुए हैं। तो ये वो माहिर कारीगर जिन्होंने ये इमारतें बनाई, उन्होंने वो एक खुफिया रास्ते जो थे वो रखे हुए थे जिन तक हमारी रसाई नहीं है, या हम ये सोचते हैं कि वो रास्ते नहीं हैं। यकीनन वो रास्ते थे और उन्हीं रास्तों से वो लोग निकलते थे। जहांगीर के लाहौर के क़याम के हवाले से और क्या कोई कहानियाँ हैं, क्या सुना है आपने? बड़ी कहानी जो है वो जहांगीर की नूरजहाँ के साथ है, जो जहांगीर की तज़किरों में 18वीं और आखिरी बीवी हमें मिलती हैं। तो उनका जो वाक़या ख़ास तौर पे कि जब वो बचपन में इनसे मिली और जो 2 कबूतर उसके हाथ में थे, तो शहज़ादा सलीम ने उनको जो है वो फूल पकड़ाने के लिए दिया, तो उनसे वो कबूतर छूट गया और उन्होंने बताया कैसे उड़ा। तो उन्होंने दूसरा भी जो था वो उड़ा दिया कि जी फुर से ऐसे उड़ गया। तो उससे जहांगीर, मतलब उस वक्त शहज़ादा सलीम बड़े जो है वो उनकी मासूमियत पे या भोलपन पे बड़ा उन्हें मुतासर हुए और उनसे एक सिलसिला प्यार का उनका चला। और बाद में उनसे फिर उन्होंने अली कली खान के साथ शादी हो गई थी, लेकिन उसके बाद उनको मरवा के जब जहाँ अकबर की डेथ होती है उसके बाद फिर उनसे शादी की। तो वो भी सारा जो एक इश्क का उनका सारा मामला था वो इसी किले में ही परवान चढ़ा, लेकिन उसके बारे में भी हम कोई मखसूस इलाके को अच्छा, नहीं जो हमारे नाजरीन हैं उन्हें बताइए आप कि कौन सी ऐसी कुतब हैं जो पढ़नी चाहिए ख़ास तौर पर जहांगीर के हवाले से और जहांगीर के लाहौर के क़याम के हवाले से। और फिर अगर कोई किला लाहौर की सैर करना चाहता है तो इन इमारतों को देखते हुए कम से कम उसके जहन में ये कहानियाँ ज़रूर आ जाएं कि जहांगीर इस तरह का बादशाह था, या जहांगीर की बादशाहत के हवाले से आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी, जहांगीर के हवाले से जहांगीर ने ख़ुद एक किताब तज़किए जहांगीरी जो है वो लिखी है। उसमें उसने अपने तमाम रोज़मर्रा के वाक़यात, अपनी बीवियों के साथ ताल्लुकात, उसके अलावा उन्होंने अपने तमाम जो उनकी खुशी गमी मुख्तलिफ़ मौक़े पे जो मेले या जिस तरह से मीना बाज़ार लगता था तो उसमें वो किस तरह से आते थे, उसमें किस तरह से स्टॉल लगते थे, बादशाह किस तरह से ख़रीदारी करता था, नाप तोल में जो है वो किस तरह से कमी बेशी करवाना, और तमाम ऐसे वाक़यात जो उसकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ थे वो तमाम उसकी किताब में मौजूद हैं। शुक्रिया। नाजरीन, चलते हैं ब्रेक पे, और ज़रूर आप जहन में रखी होंगी बातें राव जावेद साहब ने जो बताई हैं, जो तारीख़ी किस्से जहांगीर बादशाह के और मलका नूरजहाँ के और शहज़ादा सलीम के हैं और अनारकली के हैं। आपका नाम क्या है? नाइला नाज। अच्छा नाइला, बताइए आप अहाता जहांगीरी पहले देखा या? हाँ जी, मैं बहुत आती रहती हूँ बिकॉज मैं लाहौर में ही रहती हूँ, तो हमारा आना जाना रहता है। आज फ्रेंड्स के साथ आई हैं। अच्छा जी। तो क्या इम्प्रेशंस हैं आपके इस जगह के बारे में? एक्चुअली लाहौर में बहुत ज़्यादा हमारी मतलब के ओल्ड प्लेसेस हैं और हम लोग को उनको विज़िट करना चाहिए, और हम लोग इसी आइडिया को मतलब लेके तो हम सब फ्रेंड्स यहाँ आए थे बिकॉज़ लाहौर में बहुत से न्यू रेस्टोरेंट्स और बहुत कुछ खुल गया कि एवरीवन इज़ फोकस्ड देयर एंड नोबडी इज़ केयरिंग अबाउट दीज प्लेसेस। तो आई थिंक अगर जितना हम यहाँ आएंगे उतना ही अच्छा होगा फॉर दीज प्लेसेस, बिकॉज़ हमें अपनी हिस्ट्री से इन टच रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा नाइला, अहाता जहांगीरी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की? उस बोर्ड से की या इससे पहले कहीं थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, या
नेट से आपने सर्च करके आए कि आज ये देखना है और इसके फीचर्स देखने हैं? नहीं, एक्चुअली हम लोग लाहौर में ही रहते हैं, तो हम लोग को मतलब जैसे जैसे हम लोग मतलब वी वर बोर्न है और हम बड़े हुए, तो वी गॉट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर नेबर्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो इन्फॉर्मेशन तो हमें मिलती रहती है, लेकिन या जो हम लोग जब यहाँ आए थे, यहाँ बोर्ड पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें नहीं पता थी, तो वी काइंड ऑफ गॉट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। अच्छा, जहांगीर के बारे में जो कहते हैं कि शहज़ादा सलीम भी वही है कि सलीम और वो अनारकली वाला इश्क की कहानियाँ भी यहीं कहीं कहीं दफन होगी। क्या आपको मिथ लगती है या रियलिटी लगती है? आई डोंट नो, आई एम एक्चुअली नॉट अ वेरी लव स्टोरी काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन आई थिंक कि मतलब बहुत इस पे स्टोरीज लिखी गई हैं और बहुत इस पे लिटरेचर है, तो आई थिंक इट इज़ ट्रू एंड आई वुड लव टू नो कि ये रियल है कि नहीं है, बिकॉज मतलब इट रियली इंस्पायर्स अस कि मतलब एक बंदा एक फॉर हर वाइफ एंड एवरीथिंग, मतलब उसे पूरे गार्डन्स बना दिए, तो दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो मतलब आई थिंक इट्स ट्रू। So to what an extent you agree with the tolerance policy of Akbar and Emperor Jahangir? ये जो उनकी रिलीजियस टॉलरेंस की यहाँ पे नज़र आता है, हमें मजहबी रवादारी नज़र आती है। एक्चुअली वेरी नाइस टू सी ऑल दोज डिफरेंट रिलीजियस मतलब सेक्रेड प्लेसेस है, बिकॉज मतलब कि रिलीजियस टॉलरेंस इज़ व्हाट आवर रिलीजन आल्सो टीचेस अस ना। तो अगर हम लोग मतलब कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि सिर्फ मॉस्क होती हैं एंड एवरीथिंग, तो उससे हमें ये पता लगता है कि दे वर वेरी एक्चुअली इंटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, लेकिन दे वर नॉट, बिकॉज हमें पता लगता है ये देख के चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी एक्चुअली स्पेशली पाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ ऑल द प्रेजेंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। के अंदर की खूबसूरती आज भी वैसी ही है जैसे चंद सालों पहले थी। जो प्रिजन्स बनाए गए जहाँ पे वो उन्हें कैद किया जाता था, फिर जहाँ पे अहाता जहांगीरी के बारे में जानने के लिए और इसकी सैर करने के लिए आज भी हमारे साथ जावेद लाहौरी हैं। जावेद लाहौरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लाहौर की खोज लगाने वालों में से एक ये भी हैं। नौजवान हैं लेकिन तारीख़ी इमारतों और लाहौर की तारीख़ से मुताल्लिक़ आगाही के लिए तड़प इनमें मौजूद है। आप इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद, अच्छा बताइए आज हमें क्या क्या सैर करा रहे हैं, कैसे कैसे दिखा रहे हैं आप? हाँ जी, हम जहांगीरी अहाते में मौजूद हैं, यहीं से हम अपनी सैर शुरू कर रहे हैं। मशरक़ी जानिब देख रहे हैं, काफ़ी सारे कमरे काफ़ी तादाद में हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त। इनके आर्किटेक्चरल फ़ीचर बड़े खूबसूरत हैं। अगर इनको करीब से देखा जाए, इसके अंदर वो जो मजहबी रवादारी हुआ करती थी जहांगीर के दौर में, इसमें हमें वो वाइल्ड बोर भी बने हुए नज़र आ रहे हैं, स्वान बने हुए नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर एलिफेंट्स बने हुए हैं। और ये जो कमरे हैं, ये सर्दियों में उनकी जो शाही बेगमात होती थी वो इन कमरों में चहलकदमी भी कर रही होती थी, दलान से जो बने हुए, और बैठ भी रही होती थी। सर्दियों में इसके नीचे तहखानों में भी कमरे हैं, गर्मियों में वो नीचे चले जाते थे, यानी समर चैम्बर में चले जाते थे, और सर्दियों में जैसे आजकल सर्दी हैं तो सर्दियों के सीज़न में वो यहाँ ऊपर आ जाती थी। अच्छा। थोड़ी मज़ीद वो करते तो सामने यहाँ में फवारे नज़र आ रहे हैं। ये फवारे यहाँ का बहुत खूबसूरत एक बड़ी दिलचस्प बात है इन फवारों की ये कि जब मुग़ल लोग यहाँ आए तो वो उन्हें फवारे आबशारें उनके महलों में मौजूद तो होती थी, लेकिन का मैकेनिज़्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो यूँ है कि ये जो यही कमरे जो हम मशरिक़ी जानिब, बल्कि वो सामने मगरबी तरफ देखते हैं तो वहाँ भी इसी तरह ना इसी तरह की एक कतार बनी हुई है कमरों बिल्कुल जी। इनके ऊपर छोटी छोटी नहरें बना रखी थी उन्होंने छतों के ऊपर, उनमें से पानी गुजरता था। बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि वो जो पर्शियन व्हील होते थे उनके ज़रिए पानी ऊपर चढ़ाया जाता था। अच्छा। और फिर पानी ऊंचाई से गिरता था। डिफरेंट टेराकोटा के पाइप होते थे जो बड़े होते थे साइज़ में, जो जो पानी नीचे आता था वो छोटे होते जाते थे। तो विद हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ ये फुवारे चलते थे। कभी कभार तो ऐसा भी होता था सिर्फ सिंपल वाटर नहीं होता था, खाली बिल्कुल सादा पानी नहीं था, खुशबुओं वाले पानी, ऊपर फूल की पत्तियां गिरा दी जा रही होती हैं और फिर वो इन फवारों से वो पानी निकलता जिसमें खुशबू मिली होती थी जी। और अच्छा ये बताइए कि ये तो मशरक़ी और मगरबी साइड पे कमरों की कतारें बनी हुई हैं जिनके ऊपर रेड सैंड स्टोन लगा है, छज्जे जिनके बड़े आलीशान हैं, खूबसूरत हैं, इनके नीचे चैम्बर्स हैं, बेसमेंट्स भी हैं, ऐसा ही। और एंड पे ये थोड़े मुख्तलिफ हैं, एक तरफ गुंबद है, एक साइड पे गुंबद नहीं है जी। तो ये क्या है? ये कोई ज़्यादा जो अहम तरीन ओहदेदार थे या मस्तूरात या शाही ख़वातीन बेगमात जो ज़्यादा अहमियत की हामिल थी उनके लिए थे, क्या था ये? इनमें इस तरह है कि सबसे पहले जहांगीरी अहाता में हमें तीनों ही यहाँ पे मेन दौर जो हैं वो मिलते हैं।
जैसे कि अकबर यानी मुग़ल दौर वो भी हमें मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 1799 में सिख लोग आते हैं तो सिख आर्किटेक्चर भी है, जैसे कि सैदरी भी कहा जा रहा है। इसके आर्किटेक्चरल फीचर भी आप देखें। उसके अलावा थोड़ा वो दाएं जानब हम दूर देख रहे हैं वो तो यहाँ जी सर, और खड़क सिंह की वैली तो बिल्कुल ही हमारे सामने है जी बिल्कुल। यानी यहाँ सिख दौर की बिल्डिंग्स भी हैं, मुग़ल दौर की बिल्डिंग्स तो ऑफ कोर्स है ही नज़र आ रही हैं। और मेरे दाएं जानब आप देखते हैं तो ये है, इसके वैसे तो ख्वाबगाह जहांगीरी है, जहांगीरी है बिल्कुल, लेकिन इसको जरा गौर से देखें, बाहर वाला आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है बिल्कुल। ऐसे ही है तो वो जो मुख्तलिफ है वो हमें अंग्रेज़ दौर उसमें एक झलक नज़र आती है, जैसे गोथिक स्टाइल आप कह लें। तो ये आर्चीज जो है ये अंग्रेज़ों ही की एडिशन है, उसके पीछे मुग़ल दौर है। यानी यहाँ हवेली खड़क सिंह, सामने रानी जिंदा का महल वो दूर हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ सिख बिल्डिंग्स भी मिलती हैं हमें, और बरतानवी दौर के असरात भी हैं, और बरतानवी दौर के और मुग़ल तो हैं ही हैं बिल्कुल। अहाता जहांगीरी जो किला लाहौर के बड़े बड़े इलाकों में से एक है, महलात की वजह से ज़्यादा पहचाना। जब कोई सयाह आता है आप उसे दिखाते हैं, उसकी दिलचस्पी किन चीज़ों में ज़्यादा होती है, इमारतों में या इमारतों के साथ जुड़ी कहानियों में? इमारतों के साथ साथ कहानी में भी इतनी जान होनी चाहिए और बताने वाले का अंदाज़ ऐसा हो कि उसको मज़ीद उसमें जान पैदा कर दे। तो जब हम यहाँ आते हैं हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ मुग़ल दौर का जिक्र करने का भी वक्त मिल जाता है, सिख दौर का जिक्र का भी वक्त मिल जाता है, और बरतानवी राज की भी बात होती है। और आप वो कहानियाँ जो जहांगीर के दौर के साथ और जहांगीर शहनशाह के साथ मंसूब हैं वो भी बताते हैं लोगों को? बिल्कुल बताते हैं कि जहांगीर तो फ़नून लतीफ़ा का दिलदादा था, और उसके अलावा आर्ट के साथ उसका एक बहुत लगाव था। लाहौर शहर को बड़ा पसंद करता था, बल्कि उसकी यहाँ पे मकबरा भी जहांगीर का लाहौर में मौजूद है। बिल्कुल, और उसकी मलका नूरजहां का मकबरा भी लाहौर ही में है। ऐसा ही है जी बिल्कुल, ये पास पास ही हैं दोनों, और 22 साल इसने हुकूमत की थी। तो इस जगह पे जब वो ये सारी जो दरो दीवार हम देख रहे हैं, इन दीवारों ने यहाँ कहीं बादशाह देखे, कहीं मलकाएँ यहीं से वॉक करती थी, यहीं। अच्छा, ये जो फवारे आप काम कर रहे हैं ये उस पुराने निज़ाम पे तो नहीं है? अब तो ये मेरे ख्याल तब्दील हो चुका है निज़ाम। अब वक्त के साथ साथ तब्दीली तो आती है। जिस तरह कहा जाता है कि जो किरदार हैं वो तो वही होते हैं, लेकिन उनको दूसरे नामों से ही पुकारा जाने लगता है। तो ये फवारे उसी तरह ये फवारे काम कर रहे हैं अभी भी। अभी ख़ास तौर से वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने इन पे काफ़ी काम किया। कोई हमारे जो क़ारीन नाज़रीन हैं जो सुन भी रहे होंगे और देख तो रहे ही हैं, वो अगर देखना चाहें उन फवारों के बारे में, उस सिस्टम के, उस निज़ाम के बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहें तो वो कहाँ से जाके ये देख सकते हैं? बिल्कुल, पहले तो ऐसे होगा जी रज़ा साहब, वो आएंगे तो पहले यहाँ से सीधे वो जाएंगे, हमें वो जहाँ दूर एक रानी जिंदा का महल नज़र आ रहा है। आजकल उसे सिख गैलरी एक म्यूज़ियम है, उसके अंदर वो सारी पेंटिंग्स देख के जब नीचे उतरेंगे, सीढ़ियाँ उतरेंगे तो 10-12 सीढ़ियाँ उतरेंगे, सामने बिल्कुल उन्हें ना एक दीवार नज़र आ रही। उस दीवार को थोड़ा सा नीचे होकर देखते हैं तो उस पर रेड सैंडस्टोन की जैसे वो प्लेटें सी पड़ी हुई हैं, पीसीज इतने बड़े, उनके नीचे से वो चैनल्स, वो नहरें गुजरा करती थी। और दाएं जानब जो है यहाँ, यानी आप ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप अहाता जहांगीरी में आते हैं तो किला लाहौर में वाक़ तीनों म्यूज़ियम या अजायब घर वो अहाता जहांगीरी के अंदर ही एक तरह से वाक़ है? बिल्कुल, यहाँ आके तो हमारा आधा किले की सैर तो हम यहीं हमारी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। सारी कहानियाँ, दास्तानें हमें एक ही जगह पे सुनाने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है। यहाँ पे 3 म्यूज़ियम, जैसे मेरे दाएं जानब है मुग़ल गैलरी हम इसे बोलते हैं, सामने रानी जिंदा का महल नज़र आ रहा है, उसके नीचे हमें जहांगीर बादशाह के दौर की वो इमारत जिसे आजकल हमने म्यूज़ियम बना रखा है, वहाँ पे आप एक बड़ी मज़ेदार दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। अभी भी वहाँ पे ये जो कमरे सामने, इन्हीं कमरों में से गुजरते जाएं तो वहाँ क्यूरेटर साहब का ऑफिस है। उसके बिल्कुल पीछे अंदर एक कमरा है जहाँ ऐसी म्यूरल पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जैसे लड़कियों ने ना कुछ ऐसे हाथ उनके ऐसे हैं तो बीच में एक शीशा फिक्स हुआ होता था उस वक़्त। यानी वो वहाँ नहाने के इंतज़ामात थे, तो जैसे आज भी बंदा नहाता है और गुस्ल करता है और बाद में वो कंघी वगैरह करनी होती है, उसे मिरर, एक शीशा देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उनकी पेंटिंग इस तरह बनी हुई है कि बीच में शीशा फिक्स हुआ। जावेद लाहौरी, आपका शुक्रिया। हम भी चलते हैं और देखते हैं कि वो शीशे कहाँ पे हैं जहाँ से हम भी कंघी कर लें, और लोगों से भी पूछते हैं जो यहाँ सैर करने आते हैं कि क्या समझते हैं वो अहाता जहांगीरी के बारे में।
फिनिश बताइए, आप यहाँ पे आई सैर करने के लिए, तो क्या तासुरात हैं आपके इस जगह के हवाले से और जहांगीर के हवाले से? ये जगह बहुत खूबसूरत है। मतलब अक्सर ये होता है कि बच्चों को कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक होता है कि फेरी टेल सुनाए जाएँ, पढ़ी जाएँ, तो वही फेरी टेल अगर रियलिटी में बदल जाए तो वो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल उसी तरह जो जहांगीर की कहानी, जो मुग़ल ज़माने की कहानी थी कि शहज़ादियाँ होती थीं और शहज़ादे थे, बादशाह थी, मलिका थी, बिल्कुल वही सारी कहानी यहाँ पर थी। यहाँ पर बिल्कुल वो प्रिजन्स हैं, वो ये सारे फाउंटेन्स का प्रॉपर सिस्टम था। कुछ सोचें कितने पुराने ज़माने की बात है, ये जो मुगलिया दौर था ये तब की बात है, और उस ज़माने में भी कितना वेल मेंटेन्ड सिस्टम था कि फाउंटेन्स का सिस्टम था, हाइड्रोलिक सिस्टम था वहाँ पे कि कितनी खूबसूरती से मेंटेन किया गया था। ये सर सब बागात आप देख लें जहाँ पे वो घूमते थे, फिरते थे आराम से। मतलब लिटरली अब तो ये हो गया है कि आप जहाँ भी जाओ तो वो जगह उस तरह नहीं रही जिस तरह पहले मेंटेन किया जाता था, लेकिन फिर भी इसके अंदर की खूबसूरती आज भी वैसी ही है जैसे चंद सालों पहले थी। जो प्रिजन्स बनाए गए जहाँ पे वो उन्हें कैद किया जाता था, फिर जहाँ पे एक प्रॉपर शीश महल और पूरा एक बहुत खूबसूरती से जिस तरह। अच्छा, इसी अहाते के अंदर कहते हैं कुछ ऐसे सुरंगें भी हैं जो दिल्ली को जाती हैं, तो अच्छा सुना है, क्या कभी देखी है ये? जी मैंने अंदर से तो नहीं देखी हुई, लेकिन गुजरते हुए अक्सर जिस तरह ये देखें बिल्कुल छोटी छोटी जालियां लगी हुई हैं, तो प्रॉपर सुरंगें अंदर से गुजरती है जहाँ से खुफिया रास्ता निकलता था कि उस ज़माने में भी मुश्किलात जब आती थी तो लोग कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेते थे। तो वही उन्हीं रास्तों को, उन्हीं सुरंगों को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ उन्होंने कोई फ़ायदा उन्होंने उठाया ही है। अच्छा, आपने इमारत के अंदर पेंटिंग्स भी देखी हैं? वो भी देखें कितनी खूबसूरती से पेंटिंग्स बनाई हुई हैं कि उस ज़माने में भी, मतलब ये आर्किटेक्चरिंग की फील्ड तो अब इन हुई है ना, तो उससे पहले भी लोगों को कितनी खूबसूरती से पता था, चीज़ें बनाने का अंदाज़ा था, किस तरह एक चीज़ को किस तरह बंदा इंटरप्रेट कर सकता है। तो वो आप बहुत अच्छी तरह हर चीज़ देख सकते हैं, अच्छी तरह उनका निज़ाम देख सकते हैं। लेकिन बस जो बात जिसका मुझे आज भी अफसोस है वो सिर्फ इस चीज़ का है कि इतनी खूबसूरत तरीन जगह होने के बावजूद भी उसको इस तरह से मेंटेन नहीं किया जा रहा कि मतलब एक होता है ना कि आपको विरासत में कोई ना कोई चीज़ मिलती है, तो उस विरासत को आप चाहते हो कि आपके बच्चों को पता चले, बच्चों के बच्चों को पता चले, लेकिन अक्सर फैमिलीज़ अपने बच्चों को शायद नहीं बताते सिर्फ इसीलिए कि इन्वायरमेंट वहाँ का ठीक नहीं है। तो इस लिहाज से कि भी बच्चे हमारे ख़राब ना हो जाए, या यहाँ पे इन्वायरमेंट आपको देख लें कि इवन दो खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो यहाँ पे टूरिस्ट हैं उन्होंने इस तरह की इन्वायरमेंट इस तरह का प्रोवाइड किया हुआ है कि लोग डरते हैं अपने बच्चों को लाने के लिए कि पता नहीं कोई कमेंट पास ना कर दे या कुछ भी ना हो जाए। तो आई थिंक कि इसके अगेंस्ट स्टेप लेना चाहिए कि जिससे ये ज़्यादा इन हो, लोगों के अंदर की ख्वाहिश जागे कि हमें पता होना चाहिए अपने बारे में। थैंक यू। मुग़लों के बारे में बहुत सी बातें मशहूर होंगी, कई मनफी भी हो सकती हैं, लेकिन ये इमारतें देख के यूँ लगता है कि जैसे उन्होंने फ़न तामीर में कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन कुछ बातें जो आपसे करने वाली हैं वो ये हैं कि खुदारा इन इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ में आप भी अपना किरदार अदा कीजिए। यहाँ इमारतों को देख के यूँ लगता है बाज़ दफ़ा के नाम लिखे हुए हैं, कोई डेरा गाजी ख़ान से है, कोई कहाँ से है, पैगाम लिखे हुए हैं, और ये जब पैगाम लिखे जाते हैं तो इमारतों का किरदार मुतासर होता है, इमारतों की खूबसूरती गहना जाती है। तो आप मेहरबानी करके आपका जितना भी ये शौक़ है लिखने लिखाने का, ये औराक तक रखिए, इमारतों को नुकसान पहुँचाने से गुरेज़ कीजिए, और साथ ही साथ तारीख़ से कुछ सबक हासिल कीजिए। नाम लिखने से कुछ नहीं होगा, नाम लिखने से आपका नाम कायम नहीं रहेगा, बल्कि जो देखते हैं, जो इमारतों की बदनुमाई देखते हैं, वो उनके दिलों में जो एक तरह की नफ़रत सी पैदा हो जाएगी। प्रोग्राम का वक्त वाकई ख़त्म हुआ और आपकी फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार ज़रूर रहेगा, और फ़ीडबैक देने के लिए हमारा पता है YHL@city42.tv। अल्लाह हाफ़िज़।